अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख। पाक भारत ताल्लुकात को डिस्कस करेंगे क्योंकि ख़बरें कुछ ऐसी हैं कि पाक भारत कशीदगी तो कम हुई है, लेकिन किसी भारत की तरफ से जारहियत और जो मज़ीद कोई कार्रवाई का ख़तरा अभी टला नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, न सिर्फ हम बल्कि अब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि जी भारत दोबारा भी कोई हमला कर सकता है, कोई जारहियत कर सकता है। फिर इससे कुछ दिन पहले जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद कुछ कार्रवाइयाँ की, उसको नाम दिया गया भारत की तरफ से, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस सब के चलते भारत की तरफ से अंदरूनी तौर पर भी और अब तो खुलकर बहुत सी रिजेंटमेंट भी आ रही है। जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कार्रवाइयाँ हुई और मोदी हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मनगढ़ंत मुकदमा घड़ा, फिर जो इल्ज़ामात लगाए और उसकी पादाश में जो कार्रवाइयाँ की। अब रिसेंट जो इसमें एपिसोड हुई है, दिफाई अताशी हैं भारत के इंडोनेशियन कैप्टन शिव कुमार। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई हुई भारत की तरफ से, ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड थी, जिससे भारत में एक नई बहस छिड़ गई है कि मोदी हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारा का सारा मुकदमा बनाया, जो कार्रवाई की, वो भारतीय अवाम को, भारतीय जितनी भी मिलिट्री है उसको इस्तेमाल किया गया और सबको गुमराह किया गया। इसी के ऊपर ज़रा तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं कि जो हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है भारत को, इसके चलते और ख़तरे की घंटियाँ भी बजाई जा रही हैं कि कुछ कशीदगी मज़ीद हो सकती है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कितना चौकन्ना रहना चाहिए और हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? हमें ज्वाइन करें इस डिबेट के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या समझते हैं ये कितना रेलेवेंट थ्रेट और दारुल हुकूमत में इससे मुतल्लिक क्या बातें हो रही हैं, क्या तैयारियाँ हो रही हैं? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम शिकस्त खुर्दा जहन के साथ कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के हवाले से, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमीडिएट पाकिस्तान को थ्रेट है और भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई हमला कर सकता है। उसकी रीज़न्स हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो भारत के अंदर इस टाइम ब्लेम गेम चल रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो सिविलियन लीडरशिप है वो अपने तौर के ऊपर वो डाल रहे हैं मिलिट्री के ऊपर, और इसी तरह मिलिट्री जो है वो सिविलियन लीडरशिप के ऊपर जो है ये सारा ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। जो आपने कैप्टन शिव की बात की है, देखें उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं और ये तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल कुमार, वो भी इसका उन्होंने एतराफ़ किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सिविलियन लीडरशिप होती है वो खुद आके मैदान जंग में तो नहीं लड़ती, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो भारत की मिलिट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने सिविलियन की वजह से कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकली कोई दुरुस्त एक जस्टिफिकेशन है जो भारतीय आर्मी की तरफ से दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि क्या अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है दोबारा तो पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं? देखें, भारत ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि दिफाई तौर के ऊपर भारत को मैच किया है, और ये जो भारत की तरफ से एक कैलकुलेशन थी उसको मुकम्मल तौर के ऊपर गलत साबित किया है। जो आज 7 मई से पहले जो भारत की एक परसेप्शन थी पाकिस्तान के हवाले से, वो मुकम्मल तौर के ऊपर गलत साबित हुई है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से पहली एक तो जो भारतीय आर्म फोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें सिविलियन लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया था, देखें इसमें ये हो सकता है कि 6 और 7 को जब इनके त्यारे मार गिराए तो उसके बाद भी 10 मई भी आया जिस दिन पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस के अंदर जाके ना सिर्फ ये कि मिसाइल अटैक किए बल्कि उसके साथ साथ जो त्यारों के हवाले से है, तो ये एक पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ अपनी बर्तरी साबित की है जो भारत के ये एयर उसके हवाले से अगर देखा जाए, और एयर सुपीरियॉरिटी पाकिस्तान ने कायम की है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो एक तैयारी के हवाले से, देखें भारत इसको अफोर्ड कर सकता है, वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो उसकी तैयारी के हवाले से भी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उनकी अप्रूवल के बाद ये इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ सैटेलाइट्स के हवाले से देखा जाए वो उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का माशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस माशी तौर के ऊपर आगे होने के बावजूद और एक बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी क्या भारत पाकिस्तान को ये एक शिकस्त या
भारत पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह का सरप्राइज़ दे सकता है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को भारत कोई सरप्राइज़ दे सकता है। उसकी रीज़न ये, एक तो भारत को एयर डिफेंस के जो एयर के हवाले से पहले एक उनको गलत फहमी थी, पाकिस्तान ने अपनी जो एयर सुपीरियॉरिटी कायम की है, तो उसके बाद दोबारा भारत को इस तरह की एयर स्ट्राइक करने के हवाले से 10 बार पहले सोचेगा। दूसरा फिर हो सकता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल के हवाले से, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल में जो पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया था और भारत के मुख्तलिफ शहरों को अटैक किया और बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जिस तरह से टारगेट्स को अटैक किया था, तो उसके बाद भारत को यह भी अंदाजा है कि पाकिस्तान उसका जवाब मिसाइलों के जरिए देगा। और तीसरा फिर हो सकता है नेवल का, और नेवल के हवाले से भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये अभी एक अनटेस्टेड एक वो है फील्ड है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है जैसे बाकी 2 फील्ड्स में दी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट ऐसा थ्रेट है कि भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देने के लिए कोई अटैक करेगा। और वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है उसके ऊपर भी नहीं किया? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जो एक पहले तो एक जो भी रेलिवेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मेरा ख्याल है एग्जॉस्ट करेगा अपनी ऑप्शंस, और उसके बाद देखा जाएगा। और अभी भी ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो एक परसेप्शन है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ये अपने भारत के अपने जो पानी के माहिरीन हैं और जो आबी वसाइल के हवाले से वो खुद ये कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास अभी ना वो कैपेसिटी है और ना ही वो कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का जो अपर रिपेरियन से जो आने वाला पानी है उसको रोक सकेगा। ठीक है, एक तो उसके लिए रिजर्वायर की जरूरत है। डन है। भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक अब बयानिया रह गया है, इससे ज़्यादा बढ़कर भारत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये आवाज़ें उठना अंदर से भारत के कि मोदी हुकूमत ने शुरू से गुमराह किया, ये कितना अहम है? ये बहुत अहम है मैडम शेख। ये जो अंदर से सरेंडर मोदी पर तनकीद जो हो रही है ये ज़्यादा अहम है, ये बहुत अहम है। सरेंडर मोदी दिफाई पोजीशन पे है। सरेंडर मोदी के अपने लोग सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अभी तक सरेंडर मोदी ने अपोजिशन का मुत्तहिदा इजलास नहीं बुलाया। अभी तक अब पार्लिमानी जो लीडर हैं भारत के, उन सारों को और दिफा के सारे लोगों को इकट्ठा नहीं बैठाया। और अपोजिशन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि असल हकीकत तो बताई जाए। और सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया तो मान चुकी है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, लेकिन ये जो भारत के अमित शाह हैं, राजनाथ हैं, अजीत डोल हैं, या बाकी ये जयशंकर हैं, या जो पुराने वो दलत साहब थे, ये सारे गमो गुस्सा तो निकाल रहे हैं, लफ्ज़ तो चबा रहे हैं, मगर असल हकीकत नहीं बता रहे। हाँ, असल हकीकत कोई थोड़ी बहुत 19-20 के साथ इनडायरेक्ट उनके फौजी अफसर बता रहे हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल ये है कि वो अब ब्लेम गेम है जो एक दूसरे पर डाली जा रही है। भारतीय चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि तैयारे गिरे, ये ज़रूरी है कि तैयारे कैसे गिरे। अब ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब एक इस सदी का लतीफ़ा था कि भाई गिरे या नहीं गिरे वो छोड़िए, गिर तो गए ना, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से बात मानकर उसको टेक्निकल चीज़ों में उलझाया। ये जो शिव कुमार साहब हैं, ये सारा कुछ जो सियासी क़यादत पर डाल रहे हैं। और सियासी क़यादत का हाल ये है कि जंग के बाद एक मीटिंग में जिसमें सरेंडर मोदी भी मौजूद था, उसमें सिख एयर चीफ जो हैं उनसे पूछा जा रहा था, भारतीय वजीर पूछ रहा था कि आपने वाकई ईमानदारी से सारी जंग लड़ी? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने अपने धर्म के मुताबिक, अपने वतन के मुताबिक ईमानदारी से जंग लड़ी। तो मतलब ब्लेम गेम एक दूसरे, माना नहीं जा रहा, बाकी सब कुछ है। और ये बड़ा अहम है जो आपने कहा कि ये जो अंदर से सरेंडर मोदी पर तनकीद है, अंदर से उसके वोटर सवाल उठा रहे हैं, अंदर से उसे कैमरों का शेर कह रहे हैं, अंदर से उसे बुज़दिली का ताना दे रहे हैं, ये बड़ा अहम है। ये किसी भी नए एडवेंचर का पेश खैमा बन सकता है। जहाँ तक हमारी बात है मैडम शेख, हर वक्त तैयार रहना चाहिए और यकीनन तैयार होंगे हमारे लोग। दिफाई सलाहियत मज़ीद बेहतर बनानी चाहिए, मिसाइल, जहाज़, जंगी साजो सामान, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेहतर बनाई जा रही है। सियासी और सफारती मुहाज पर भारत को तनहा करने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए और भारत से इनडायरेक्ट वार पर मज़ीद अच्छी हिकमत अमली की ज़रूरत है। इनडायरेक्ट वार क्या है? भारत जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है और करवाएगा और मज़ीद करवाएगा। आखिरी दहशतगर्द तक हमें इस पीछा करना चाहिए। ये बड़ी सब्र आज़मा और मुश्किल जंग है। हिकमत अमली बेहतर करना होगी और ज़्यादा चौकस रहना होगा।
और अगर हो सके तो, वैसे तो अब ये हमारे दोस्त कहते हैं कि छोड़ो यार इस बात को, हमने इसके बगैर ही जंग जीत ली थी, अगर हो सके तो अपना जो सियासी हाउस है, जो नफरतें और तकसीम एक तरफ बहुत बढ़ती जा रही हैं, उनको हाउस एंड ऑर्डर करना होगा। और मैडम शेख, आखिरी बात, राजनाथ को छोड़े, भारतीय तैयारियों को देखें और सरेंडर मोदी पर जो अंदरूनी तनकीद है उसको देखें, तो ये अभी हम सारे हालते जंग में हैं। या आप सिंध तास मुआहदे को देखें, या आप LOC को देखें, या आप मकबूजा कश्मीर को देखें, या आप दहशतगर्दी को देखें। तो लिहाज और ये भारत या सरेंडर मोदी कुछ भी एडवेंचर कर सकता है, जल्दी या बाद में, किसी तरह भी। क्यों कर सकता है? क्योंकि भारतीय तकब्बर मट्टी में मिल चुका है। भारत पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल तैयारे, S-400 इसराइली ड्रोन्स, सब, और खित्ते में भारतीय चुदराट के ख्वाब, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। इंतहा पसंद दुश्मन है, इंतहा पसंदी करता रहेगा, लिहाजा हमें चौकस रहना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और दिफाई से ज्यादा जारहाना पॉलिसी के साथ सफारती, सियासी और जंगी मैदान में आगे बढ़ना होगा। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, ये जो इंकशाफ हुआ है डिफेंस अटैशे की तरफ से कि सियासी रुकावटों की वजह से नुकसान हुआ भारत को, क्या वाकई में आप समझते हैं कि ऐसा है, या बस अब ये हज़ीमत मिटाने की? देखिए, मेरा ख्याल है एक तो हमें सारे लोग जो हैं वो मोदी को समझते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को समझते हैं। बीजेपी के अंदर भी जो है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले शख्स हैं। लिहाजा अगर ऐसा शख्स जो है वो उन मुल्क का वज़ीर आज़म हो तो उसके लिए तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे ऐसे में जहां उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़े, तो ऐसे में शख्स की साइकी यही होती है कि वो कोई भी हादसा कर सकता है। लिहाजा अलर्ट तो आपको 24 घंटे। इंडिया के अंदर एक डिबेट है, और इसीलिए यहाँ भी हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि इट्स नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स पाकिस्तान वर्सेस मोदी और वाइसी वर्सा। तो अब उनका वो जो पूरी पॉलिटिक्स का नैरेटिव है वो धड़ाम से गिर गया जब ये 10 रोज़ के अंदर। अब उस नैरेटिव को दोबारा वो रीबिल्ड कैसे करें? रीबिल्ड करने के लिए उन्हें कोई ना कोई एडवेंचर की तलाश रहेगी उनको, इलेक्शन के करीब हो या अब हो इस वक्त, क्योंकि उनके अंदर जो डिबेट हो रही है, इंडिया में संजीदा डिबेट हो रही है, वो हर महाज पे हो रही है। वो मीडिया के महाज पर भी, जो मीडिया बिल्कुल एक वन साइडेड चीज़ें चल रहा था, वहाँ अब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ सवाल कर रहे हैं, वहाँ सवाल करना मना हो गया था। आज सवाल किए जा रहे हैं कि आपने किया क्या है, क्यों किया है, क्या चीज़ थी, और फिर सबसे बड़ी बात, पहलगाम का वाक़या किधर चला गया, उसकी तहकीकात कहाँ चली गई, उसमें कोई लोग क्यों नहीं पकड़े गए, ये सारे वो चीज़ें हैं। तो वो एक तरीके से एक बहुत ही दिफाई पोजीशन पर है। अब एक ऐसा शख्स जिसका पूरा नैरेटिव, जिसकी पूरी सियासत जो है वो इंतहा पसंदी पर बेस करती हो, वो कभी भी कोई पुरअमन तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करेगा। वो कोई ना कोई इस तरह का एडवेंचर कर सकता है, और ये जाहिर है यहाँ हमारी रियासत को भी, हमारी जो इदारों को भी इस चीज़ का पूरी तरीके से इल्म है कि वहाँ से कोई ना किसी हवाले से कोई ना इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है वैसे ही हमारे साल से ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों ही पे इस तरह की कशीदगी रही है, तो वो अलर्ट तो ऑलमोस्ट 24 आवर अलर्ट तो चल ही रहा है उसमें। लेकिन हमें दूसरी फ्रंट्स पे भी, जैसे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें कामयाबी मिल रही है, उसको पाकिस्तान को आज सलामती कौंसिल की वो सदारत जो है वो भी मिली है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स देती हैं। इन पॉजिटिव सिग्नल्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप कंसोलिडेट कर सकें। अलर्ट करने की ज़रूरत है दुनिया को कि इस किस्म के किसी भी एडवेंचर से रोका जाए। उसमें आज गालबन उनके सेक्रेटरी ख़ारजा जो है या वज़ीर ख़ारजा अमेरिका भी जा रहे हैं या पहुंच गए हैं, तो वहाँ वो ज़ाहिर है अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश करेंगे। तो हमें हर फ्रंट पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी मुझे कोई फौरी तौर पे एक एडवेंचर तो नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल एक ऐसे फरीक के अगेंस्ट जिसकी पूरी सोच ही इंतहा पसंदी और एंटी पाकिस्तान सोच हो, उसके बारे में आपको हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ठीक है जी, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। सलीम साफ़ी साहब का तज्जिया।
भारत की तरफ से इंटरनल दबाव तो है मोदी हुकूमत के ऊपर, लेकिन मुसलसल जारहाना अप्रोच भी अपनाई जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं हम। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? यहाँ पर ज़रा ब्रेक से पैनल डिवाइडेड था इस बात के ऊपर कि क्या भारत अभी भी कोई जारहियत कर सकता है या नहीं। दूसरा, अगर ऐसा है और ख़तरा टला नहीं तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जारहियत का ख़तरा तो टला बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी तक वही मोदी अब हिंदुस्तान का हुक्मरान है जो एक जुनूनी नज़रिए के हामिल हैं और पाकिस्तान के बारे में उनका एक नफ़रत अंगेज़ रवैया है। और मोदी असल में उन्होंने ये सब कुछ किया था सियासत के लिए और इलेक्शन के लिए, बिहार के इलेक्शन की खातिर, और बिहार का इलेक्शन भी अभी तक नहीं हुआ। दूसरी वजह ये है कि उसको उल्टा हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान के हाथों और उसको ताने मिल रहे हैं, आलमी सतह पे भी उनको ताने मिल रहे हैं और मुल्क के अंदर भी उनको ताने मिल रहे हैं। तो वो उनके ज़ाहिरी बात है कि गुस्से को मज़ीद भी बढ़ाएगा और उन तानों की वजह से भी वो दोबारा जो हजीमत उन्होंने उठाई है उसकी वजह से भी वो दोबारा इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकता है। और तीसरी बात उनकी वही है कि वो तो अपने आप को इस रीजन का चौकीदार समझता था, लेकिन उल्टा उनको जो कुछ उस ऑपरेशन सिंदूर में देखना पड़ा और जिस शिकस्त जिस तरीके से वो दो चार हुए और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको सरप्राइज़ किया, तो वो ज़ख़म उनका ताज़ा है और वो ताज़ा रहेगा। तो मेरे ख़्याल में ये ताने और ये हजीमत और फिर इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो मोदी से हमें किसी सूरत में भी लापरवाह नहीं होना चाहिए उनके किसी एडवेंचरिज्म से, और पाकिस्तान को हर सतह पे तैयार रहना चाहिए उनके किसी दूसरी मुहिम के लिए या दूसरी मुहिमजोई के लिए। हाँ, ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी एरियल सुपीरियरिटी कायम कर दी है, तो वो इतने जल्दी पता नहीं वो कैसे रिकवर करता है, और हो सकता है कि उसको रिकवर किए बगैर वो ये हिम्मत ना करे। लेकिन बहरहाल माजी की जंगों की बुनियाद पे और उसके नताइज की बुनियाद पे मुस्तकबिल के जंगों के फ़ैसले नहीं किए जाते। हो सकता है कि वो फिर कोई अपनी जहन में पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए खुदा न खास्ता कोई खिचड़ी बनाए और पाकिस्तान पे हमलावर हो। और सबसे बड़ी दलील तो उसकी ये है कि ख़ुद उनके वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि उनका वो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि उसमें सिर्फ पाज आया हुआ है। तो जब ख़त्म नहीं हुआ है और उसमें पाज आया हुआ है तो किसी भी वक्त वो उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। बट साफ़ी साहब, कई दफ़ा ये होता है ना कि इस तरह के बयानात, आपको जब शिकस्त का सामना होता है या आपकी हजीमत हो रही होती है तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए भी देते हो, तो ये वैसा तो नहीं होगा? नहीं, वो तो है कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आप इस तरह के बयानात देते हैं, और इसलिए भी मैंने अर्ज़ किया कि हो सकता है कि दोबारा तैयारी के लिए उनको काफ़ी वक्त भी दरकार हो। लेकिन जो ताने उनको मिल रहे हैं, जो हजीमत उनको उठानी पड़ी है, तो उसकी वजह से ये ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद भी है। अच्छा, मज़हर साहब और फ़खर दुरानी साहब बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। फ़खर, देखिए अलीना, आप एक सवाल पूछ रही थी कि पाकिस्तान के लिए अब मुस्तकबिल में क्या है अपने दिफा को मजबूत बनाने के हवाले से, क्या पाकिस्तान को भी ये जो आर्म्स रेस है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है अपने दिफाई और अपने दिफा के हवाले से। तो उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने हमेशा से स्मार्टली एक प्ले किया है अपने दिफा के हवाले से। पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव उसमें नहीं गया, पोस्चर में नहीं गया, बल्कि हमेशा अपने दिफा को मजबूत किया है। और उसके हवाले से अगर देखें तो जिस तरह अभी हमारे सामने आया है J-10C वाला, और जो अपने जिस तरह से एरियल अपना जो दिफा पाकिस्तान ने मजबूत किया है, तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान इसी तरह ही करेगा। क्योंकि एक बात तो ये पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि टेक्नोलॉजी हर 2-4 साल बाद, 5 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाती है, और ये भारत को शायद इसकी समझ नहीं आ रही। भारत ने जितना रिलाय किया अपना रशियन जो असलहा था उसके हवाले से, और उसके बाद जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी ली, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला आया रफ़ाइल का भी अगर देखा जाए तो वो सोर्स कोड उनको ये बहाना बनाया जाता है कि उनको
नहीं दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इफेक्टिवली जो रफ़ाइल का जिस तरह से यूसेज हो सकता है वो नहीं किया गया। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इस हवाले से इस गेम में भारत से कहीं आगे है, और पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से ये बड़ा स्मार्टली, और कोई भी फाइट में भी जाता है पाकिस्तान तो ये भी देखें, अभी 4 दिन की एक फाइट हुई और उसमें पाकिस्तान ने जो एक अपना अपर एज था वो दुनिया भर को दिखाया, और दुनिया ने माना भी है कि पाकिस्तान ने स्मार्टली प्ले किया। पाकिस्तान भारत की तरफ से जो भी अटैक किया गया उसके ना सिर्फ ये कि हमने त्यारे गिराए, और उसके बाद 10 मई को भी पाकिस्तान ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया तो उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी जो सुपीरियरिटी दिखाई है। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को कहीं ये जिस तरह भारत हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है, भारत के अज़ाइम कुछ और भी हैं कि वो इस खित्ते का जो है वो एक चौधरी बनने के हवाले से उस वजह से भी वो करता है। फिर दूसरा उसका फखर साहब, जहाँ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ग्रेटर सवाल एक ये भी है कि ये गेम खेलनी ही क्यों है पाकिस्तान और भारत को दोबारा, जो हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हेविली अपनी दिफा के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, उसको अपने लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी राह नहीं निकल सकती, क्या हिकमत अमली का ये पार्ट नहीं बन सकता कि पाकिस्तान और भारत मिलकर जो मुज़ाकरात की बात चली थी उसके ऊपर कुछ एक्टिवली, प्रोएक्टिवली बात करें, कोई उसके लिए राह निकालें, किसी को बिठा लें दरमियान में? हम अमेरिका और यूके की बातें सुन रहे थे, वो उस सब का क्या स्टेटस है? अलीना, देखें, इससे बड़ी जो एक इस खित्ते के लिए मैं समझता हूँ भलाई हो ही नहीं सकती कि दोनों ममालिक जो है, ये पाकिस्तान तो इस आर्म्स रेस में है ही नहीं, भारत है। ये अगर दोनों ममालिक सोचते हैं कि बजाय इसके कि हैवीली हम इन्वेस्ट करें अपने इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के ऊपर, उसकी बजाय आवाम के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर अगर खर्च किया जाए तो ये इस खित्ते की, मैं समझता हूँ सिर्फ खित्ते की नहीं बल्कि ये जो साउथ एशिया है वो एक बड़ी पावर के तौर के ऊपर सामने आ सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल जो खास तौर के ऊपर अज़ाइम है भारत की, जो लीडरशिप है अखंड भारत वाले, वो उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये अपने इस जो नजरिया है या जो एक अपना ख्वाब है उससे देखा है मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान भारत को बड़ी सिफारती हजीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान सिफारती एक कंफर्टेबल, और बल्कि कंफर्टेबल से ज़्यादा ही एक अच्छी सिक्योर पोजीशन में है, क्या वो ये लेवरेज इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए, ये 2 फ्रंट पे तो आपको एक कामयाबी हासिल हुई है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, और पाकिस्तान को इंटरनली चीज़ों को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी, टेररिज्म के हवाले से भी जो चैलेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये याद रखें कि कोई भी एक हादसा जो है वो सारी चीज़ों को डिरेल कर देता है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को सामने रखते हुए साल की अपनी पॉलिसी को, जो हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के हवाले से, मेरा ख़्याल है उसको हमें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सी अच्छा, हमने देखा है पिछले 2-3 दिन के दौरान फिर एक वेव आई है ऑपरेशंस के दौरान जो शहादतें हुई हैं। सलीम साफ़ी साहब से पूछ लेते हैं। साफ़ी साहब, सर हमें इसके ऊपर प्रोएक्टिवली, क्योंकि भारत की तरफ से भी जिस तरह मज़हर साहब कह रहे, एक थ्रेट था और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अब इंटरनली कोई प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कार्रवाई हो सकती है, क्या समझते हैं उसी की कड़ी है या मज़ीद पाकिस्तान को इसके ऊपर भी चौकन्ना रहना चाहिए किसी और तरह? नहीं, देखिए, इस मसले का तो हमें कई सालों से सामना है, और ख़ुसूसन टीटीपी की एक्टिविटीज़ जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, और अभी भी वो रिपोर्ट नहीं होती मीडिया में, उसके लिए जगह नहीं होती, लेकिन 10, 12, 13, 14 कार्रवाइयाँ टीटीपी की तरफ से ज़रूर होती हैं। और पाकिस्तान के जो सेटल एरिया है, मसलन लियाई खान, टांक और लकी मरवत, इन इलाकों में उनकी प्रेजेंस है, और सड़कों पर भी निकल आते हैं। तो ये बहुत, जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, बलूचिस्तान में भी हमें इस तरह की इंसर्जेंसी का सामना है या मिलिटेंट की एक्टिविटीज का सामना है, और उस पे तो जहां हमें खारजा महाज पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंडिया के मुकाबले की तैयारी की ज़रूरत जंगी मैदान में है, तो वहाँ इस फ्रंट पे भी हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। बदकिस्मती से वो तवज्जो मरकज़ की तरफ से और बाकी सूबों की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को नहीं मिल रही। अच्छा भट्टी साहब, जब राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहीं वो इन प्रॉक्सी कार्रवाइयों की बात तो नहीं करते? ज़ाहिर बात है, खुलकर इस तरह की कार्रवाइयों की बात तो नहीं, या कोई क्रेडिट तो नहीं ले सकता, लेकिन जो हो रहा है, जिस तरह से तेज़ी आई है, वो हमारे सामने ही है। इस फ्रंट पे हम क्या कर सकते हैं? जी मैडम शेख, सही कह रही हैं आप।
ऑपरेशन संदूर जारी है। ऑपरेशन संदूर है किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। तो अब हमारे खिलाफ तो वो जंग लड़ेंगे ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट जंग है उसमें हमारा डेफिनेटली यानी दुश्मन बुज़दिल है, पीछे से वार करता है, सिविलियंस पर वार करता है, छुप कर वार करता है, और उसमें जाहिर है कई और हमारे अपने भी जो हैं वो भी उनका जो कभी अपने थे वो भी उनका हिस्सा बने हुए हैं, बाजू बने हुए हैं। बजरिया अफगानिस्तान, बजरिया ईरान, और अब उम्मीद है कि इस सर मज़हर साहब को हमारी अप्रोच जो है उसके ऊपर भी थोड़ी खलिश है। मैडम शेख, अप्रोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जो मज़हर साहब कह रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बजरिया ईरान, अब उम्मीद है कि ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान के में जिस तरह राव और मोसाद का नेटवर्क पकड़ा गया वहाँ हालात बदलेंगे, लेकिन बजरिया अफगानिस्तान और हमारे अपने और हमारे जो अंदर के एजेंट हैं उनके ज़रिए वो जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है अपनी हिकमत अमली। ओके जी, ठीक है। विद दैट इस डिबेट को हम कंक्लूड करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवालों के साथ वापस आएंगे। आपके जो सवालात हैं उनको हम शामिल करते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अचानक नाम बदलकर मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रखे जाने की खबरें आ रही हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अस्पताल अब जिन्ना अस्पताल का ज़ेली इदारा नहीं बल्कि ख़ुद मुख्तार इदारा होगा, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। तो क्या किसी अवामी इदारे का नाम सियासी शख्सियत से मंसूब करना ठीक अमल है? एक छोटी सी भट्टी साहब इसमें अपडेट या वजाहत भी ले लें। अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ, जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर मरियम नवाज़ का नाम नहीं रखा जा रहा, मरियम नवाज़ के नाम पर नहीं रखा जा रहा। नंबर 1 वो कह रही हैं कि बजट के अगर सारे दस्तावेज़ात देखें तो उसमें जिन्ना इंस्टीट्यूट ही है। नंबर 2 वो कहती हैं कि एक वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि बजट तकरीर के अंदर मरियम नवाज़ ने कुछ तस्वीर जिनमें जिन्ना अस्पताल भी था उसकी तस्वीर दिखाकर ये कहा कि मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने 14 उसमें मंसूबे थे जिनका नाम लिया। अब बताएं सर। मैडम शेख, अगर मरियम औरंगज़ेब साहबा सच कह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम अगर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया को शक पड़ा या शक यकीन में तब बदला था जो मरियम नवाज़ साहबा की अपनी बजट स्पीच थी जिसमें वो खुद अपना नाम ले रही थी कि इसका नाम ये रखा जा रहा है। तो लेकिन अगर मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात मान लेता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कायदे आज़म साहब, फ़ातिमा जनाह साहबा, इलामा इकबाल साहब, इस तरह के जो बड़े लोग हैं उन पर हाथ साफ ना करें, बख्श दें उनको। लेकिन इसके अलावा भी मैडम शेख, आप पंजाब हुकूमत को देख लें, राशन बैगों पर तस्वीरें, पुलों के नाम, हाउस ऑफ शरीफ के नाम, हाउस ऑफ शरीफ यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमजा शहबाज, राशन बैगों पर किसकी तस्वीरें होती हैं, पुलों के नाम किनके, पार्कों के नाम, खेलों के ग्राउंड्स के नाम, अस्पतालों के नाम, और इस बजट में 13 मनसूबों के नाम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के नामों पर हैं। और फिर अपनी तस्वीर मीडिया पर अपनी तस्वीरों, तारीफों भरी इश्तिहारी मुहिम सरकारी पैसों से और मुसलसल, और फिर बसों पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें, एम्बुलेंसों पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें, व्हील चेयर सेंटर्स पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें, पुलिस चौकियों और नाकों पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें। क्यों, किस लिए? क्या कोई एक मंसूबा भी अपने ज़ाती पैसों से है कि उन पे अपनी नाम और अपनी तस्वीरें दें? क्या हमारे हीरोज़ अब ये 2 शाही ख़ानदान रह गए हैं, कोई और बड़ा आदमी नहीं रह गया? या किसी और को खराज तहसीन नहीं पेश किया जाना चाहिए, या इस ट्रेंड को ख़त्म नहीं करना चाहिए? मैडम शेख, मैं तो हैरान हुई है, नरगिसियत है, खुद पसंदी है, कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई अपने आप को सुपीरियर समझना है, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत फेल है। ठीक है, मैं एक बार फिर वजाहत कर दूं जी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि एक तो बजट जिन्ना अस्पताल का नाम जिन्ना
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रखा गया है, उसका नाम बिल्कुल नहीं बदला जा रहा। और वो जो वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर बजट तकरीर में मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि मरियम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और फिर जिना कार्डियोवैस्कुलर की तामीर करती हुई वो मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाई जा रही हैं। तो इससे मुतल्लिक पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो एक ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के ऊपर वीडियो थी जिसमें जिना इंस्टीट्यूट से हट कर भी 14 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हवाला दे रही थी। बट जी आपने भट्टी साहब का मौक़िफ़ सुना और जो जनरली इसके ऊपर आए हैं वो भी आपने मुलाहिज़ा की। आगे बढ़ते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल आया है, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में शामिल नहीं है। जामियात की कारकर्दगी आलमी मयार से कोसों दूर है। हम आलमी दौड़ में इतने पीछे क्यों हैं? ज़िम्मेदार कौन है? हम इस दौर में जो पीछे हैं तो उसके असल जिम्मेदार तो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उनकी तरजीहात में तालीम शामिल नहीं है। हालांकि जिन ममालिक ने तरक्की की है तो उनकी तालीम ही की बुनियाद पे की है, और ये एक अटल हकीकत है कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और फिर तालीम में आला तालीम पाकिस्तान के अंदर उसकी और भी बुरी हालत है। यूनिवर्सिटियों के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ तो बना दी गई, लेकिन फिर उसके लिए फंडिंग का बंदोबस्त नहीं है। फिर यूनिवर्सिटियाँ असल में तहकीक के मराकज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर न तो तहकीक के लिए पैसा मिलता है, ना उसके लिए एनवायरनमेंट मिलता है, और ना उसके लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट है और जो आला तालीम की रिक्वायरमेंट है वो हमारी हुकूमतों की तरफ से, जो अब ये सब्जेक्ट डिवॉल्व भी हो चुका है सूबों के पास जाने के बाद भी, तो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे उनको सहूलियात तो दूर की बात है। हमने इस दौरान देखा कि पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा ने तनख्वाहों के लिए हड़ताल किया। तो जिधर उस्ताद को तनख्वाह की फिक्र हो और स्टूडेंट्स भी बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटियों को स्कूलों के तरफ पे चला रहे हैं, और हड़तालें हों और यूनिवर्सिटियों की बंदिश हो, तो उस सूरत में हम सोच भी नहीं सकते कि हम बाकी दुनिया का मुकाबला कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू साफ़ी साहब। अगला सवाल फ़खर साहब आपसे पूछा जा रहा है कि आज पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद और मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? इस रुझान की वजह क्या है? बिल्कुल अलीना, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हुकूमतें जो अपनी नाअहली होती है उसका सारा बोझ आम जो आवाम है उसकी जेबों के ऊपर डाका डाल के करती हैं। ये जो इसमें जो ख़ास तौर के ऊपर जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में ये डाउन हो रही हैं। देखें आप ईरान और इसराइल जंग से पहले देखें तो 70s में ये जो थी क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी, लेकिन आज के दिन अगर देखें तो वो 67 रुपीज़ और 65 रुपीज़ के दरमियान है। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें बढ़ा रही है। इसमें एक तो बुनियादी वजह जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो हुकूमत ने कमिटमेंट की थी IMF के साथ ख़ास तौर के ऊपर कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो लेवी है वो 100 रुपीज़ तक वो लेकर जाएंगे नेक्स्ट जो 37 मंथ्स हैं उसमें। तो उसकी अभी जो रिसेंटली या करंटली देखा जाए जो पेट्रोलियम लेवी की टोटल प्राइस है वो कोई 77 या 78 रुपीज़ है। यानी ये आवाम के लिए मज़ीद जो बुरी खबरें हैं ये आगे भी आएंगी हमें कि इंटरनेशनल मार्केट में चाहे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हों, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत आवाम की जेबों के ऊपर जो है वो उनसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेगी। और ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये सर्कुलर डेट पे करने के हवाले से ये उसकी मद में ये खर्च किया जाएगा। यानी हुकूमत ये जो सर्कुलर डेट है, बिजली चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि गवर्नेंस के ज़ुमरे में आती हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने की बजाय जो ईजी टारगेट है अवाम, उससे ये पैसा बना के ये जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके हवाले से सोचना चाहिए। अगर आप देखें जो पिछली दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करनी थी, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि हम ये जो कीमतों की कमी के हवाले से जो पैसा बचेगा वो हम बलोचिस्तान में सड़कें बनाएंगे। क्या सड़कें वहाँ पर बन गई हैं या इवन कोई उसके हवाले से काम किया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस हवाले से आम आवाम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़खर। मज़हर अब्बास साहब से सवाल करते हैं। मज़हर साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि सिंध में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 70% इजाफे के मुतालबात को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या इस इजाफे से सरकारी मुलाजमीन की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी? देखिए अलीना, ये
जो हमारे यहाँ सिंध में ख़ास तौर पे और मजमूई तौर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है वो तालीम के साथ हुआ है। और जिस माशरे में तालीम और मेरिट का कत्ल हो जाए वो माशरा कभी भी उभर नहीं सकता। और मैं तो सिंध के हवाले से, और सिंध में हम जब तालीम की बात करते हैं हम हमेशा एकदम हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं। तालीम की बुनियाद प्राइमरी स्कूल से होती है। और ये जो असातिज़ा का मुतालबा है, सबसे पहले तो देखें कि वो उन्होंने कौन से बच्चे वो किए हैं जो एजुकेशन में आपके यहाँ इन असातिज़ा का अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरा ख्याल है 70% जो इजाफ़ा है सबसे पहले ये मालूम किया जाए कि इनमें कितने लोग रेगुलर थे, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया तो कैसे रखा गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये जो तजुर्बात हम कर रहे हैं तालीम के साथ, और मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से, मुझे याद है कि उन्होंने उनसे एक मरतबा मैंने पूछा था सिंध का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कॉम्पिटेंस, कि सिंध में कॉम्पिटेंस बहुत कम है। यहाँ जो अफसरान के हवाले से बात हो रही थी कि इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा इनकॉम्पिटेंस काबिल लोग जो है, इन काबिल लोगों की कमी है, और काबिल लोगों की कमी है उसकी वजह से जो काबिल नहीं हैं वो उन जगहों पे बैठे हुए हैं, और फिर काबिल लोगों से वो अपना काम कराते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कमीशन, करप्शन, सब चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिंध को कम से कम ये देखना चाहिए, और वज़ीर आला सिंध पढ़े लिखे आदमी हैं, वो एकेडेमिया की एक कमेटी बनाएं, और मैं वो उस कमेटी की बात नहीं कर रहा जो साल साल चलती रहती है, और जायज़ा लें कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं स्कूल्स की बात कह रहा हूँ, मेरिट का क्या, कहाँ वहाँ क्या सूरत हाल है उसकी, और उसके मुकाबले में हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें प्राइमरी एजुकेशन पे देनी चाहिए। तरह जायज़ा तो लें वज़ीर आला कि सिंध के प्राइमरी स्कूल्स की क्या हालत है। हाउ सैड इज़ दिस। बिल्कुल, इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं लोग, ज़्यादातर उनकी तादाद बढ़ रही है। यहाँ तालीम का म्यार ये है कि पूरे पाकिस्तान में शायद 2.5 करोड़ होंगे, उसमें जो बच्चे स्कूल नहीं, ये जो सारी सिचुएशन है ये सबसे अलार्मिंग है। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि सवाल सिंध से रिलेटेड था, लिहाजा इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि एक ज़माना था, मुझे याद है आज भी अलीना, आप यहाँ सिर्फ हम जिस इलाके में रह रहे हैं इस वक्त जियो का दफ्तर है, इसके इर्द गिर्द ही तालीमी इदारे देख लें। एक ज़माने में सेंट जोसेफ स्कूल देख लें, आप सेंट पैट्रिक देख लें, सेंट पैट्रिक से गालबन जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब गालबन पढ़े हुए हैं। आप डीजे कॉलेज देख लें, आदमजी कॉलेज देख लें, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज देख लें, उनका 8 से 20 साल पहले का स्टैंडर्ड देख लें। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम प्रायोरिटी नहीं है, और जब तालीम प्रायोरिटी नहीं होगी तो आपको जो लोग निकल कर आएंगे उनको जो नौकरियां मिलेंगी तो ज़ाहिर है मेरिट नहीं होगी। जब मेरिट नहीं होगी तो आप कैसे प्रोग्राम्स करेंगे। इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर्स होंगे, तो वही होगा कि इस तरह की सड़कें बनेंगी, इस तरह के फ्लाईओवर्स बनेंगे, इस तरह के अंडरपास बनेंगे। ये हाल होगा फिर उसके बाद जो हम इस वक्त देख रहे हैं, और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करें। कोई भी मसला उठाएं, मसाइल का अंबार निकल आता है जी। विद दैट आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।